औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसका थर्ड लेक्चर है और जो थर्ड लेक्चर की जो स्लाइड है उसको मैंने बेसिकली ये किया है कि हम इसको 2 हिस्सों के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो जो लेक्चर स्लाइड्स हैं थर्ड लेक्चर की, इसको हम 2 पार्ट के अंदर यानी कि 2 डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर इसको मैंने एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की तो लेक्चर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर आज का जो है बाकायदा उसका स्टार्ट करूं, आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि आप लोगों को जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होगी। और काइंडली कोशिश किया करें कि इस वीडियो को जो है कंप्लीटली देखा करें फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑन यूट्यूब ओनली। और अगर आपने इसको डाउनलोड करना ही है तो आप इसको बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस स्लाइड्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ठीक है, एक तो हम लोगों ने मैनेजमेंट का एक फंक्शन पढ़ा था ना, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम किसी किसी फर्म को कहेंगे, किसी कंपनी को कहेंगे, किसी ऐसी एंटिटी को कहेंगे जो कि किसी मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है जी। आज के टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अगर हम सादा जुबान में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टू और मोर देन टू पीपल का एक मजमुआ होता है। ठीक है, वेयर दोज पीपल कम टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज, फॉर अ कॉमन गोल, फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। हम हर उस एंटिटी को ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो मिल के किसी गोल, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मिल बैठ के काम करेंगे, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, हर उस एंटिटी को। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिस्टमैटिक, बेसिकली इसको अगर बुकिश डेफिनेशन देखें तो ये कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। कि एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट होगी लोगों की, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग ऑब्वियसली। और कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल, और किस लिए ये अरेंज किया जाता है, ये लोगों को क्यों अरेंज किया जाता है, टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस, ताकि किसी स्पेसिफिक गोल, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, ख़ास मकसद को, ख़ास पर्पस उसको अचीव किया जा सके। अब यहाँ पे डिफरेंट हमारे जहनों में जो है डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो है वो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमसैट्स जो है वो बेसिकली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसमें इनका जो मेन पर्पस है वो है जी टू प्रोवाइड द एजुकेशन ऑब्वियसली, एंड साथ साथ ये कि कुछ प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकें। फिर आपके पास गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज या गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे होते हैं जिनका अगर देख लें, वापडा है फॉर एग्जांपल, तो वापडा जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसका पर्पस या पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ये है कि उसने आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। फिर आपका जो है ना मोहल्ले के अंदर आपकी ग्रोसरी स्टोर है, उसको भी दो तीन बंदे मिल के चला रहे होंगे। उनका पर्पस ये है कि भाई वो जो आपकी मोहल्ले में, आपके स्ट्रीट्स, आपकी सराउंडिंग में, ग्रोसरी स्टोर के सराउंडिंग्स में जितने भी घर हैं उनको वो सर्व कर सकें, उनको सर्विसेज दे सकें, उनको प्रोडक्ट्स दे सकें और फिर ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट्स भी कमा सकें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं और इनका भी सोल पर्पस यही है कि ये आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें। आपके यानी कि आपको यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत ना हो,
बल्कि आपको डिग्री जो है वो घर बैठे हुए मिल जाया करे। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे आपको जो है ये कोर्स मटेरियल दे देंगे, और इसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा और आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इनका मेन पर्पज़ ये है टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, हॉस्पिटल्स चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों चाहे वो गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल्स हों, तो उनका मकसद ये है कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी। जो पेशेंट्स वहाँ पे आए उन पेशेंट्स को अच्छी तरीके से सर्व किया जाए, कुछ सर्जरीज हैं उन सर्जरीज को अच्छी तरीके से अकम्प्लिश किया जाए, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, इनके अपनी बहुत सारे झेली इदारे भी होते हैं, लाइक यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन वगैरह वगैरह। यूनिसेफ हो गया आपका, UNHCR है आपका, ठीक है। सेव द चिल्ड्रन तो खैर इसके अंडर नहीं आता, आई एम सॉरी। लेकिन इसके जितने भी इदारे हैं उनका मेन पर्पस जो है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, और मुल्कों के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करना, और इस तरीके से इनके जितने भी झेली इदारे हैं, जितने भी इनके अंडर काम करने वाले इदारे हैं, उनका अपना एक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है। लेकिन एज अ होल अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस, तो ये है, एग्जिस्ट करता है टू रिड्यूस द टेंशंस, टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहन में ले आए, लेट सपोज ईदी है, ईदी फाउंडेशन। तो ईदी फाउंडेशन का काम क्या है कि वो जो है वो फ्री एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करेगी। इसी तरीके से उनके ओल्ड एज होम्स हैं, यतीमों के लिए उन्होंने जो है ना तो वो होम्स ओपन किए हुए हैं। इस तरीके से वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम ले लें तो उसका कोई ना कोई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप बना रहे हो और उसका जो है वो कोई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ना हो, यानी कि वो इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनती है तो वो किसी खास मकसद के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। विदाउट एनी पर्पस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो बुकिश डेफिनेशन के, इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल हु आर ब्रॉट टुगेदर। ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है लोगों की। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को भी स्टडी करेंगे थोड़ी देर के अंदर मजीद डिटेल के अंदर। a systematic arrangement of people which are brought together to accomplish some specific purpose। एक लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से उनकी अरेंजमेंट होती है, उनको 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 जो है वो एक साथ बिठाया जाता है in order to accomplish some specific purpose, किसी खास particular purpose के लिए। and it applies to all the organizations, for profit organizations as well as non profit organizations। यानी कि दो तरह की organizations होती हैं, एक को हम कहते हैं profit oriented और एक को हम कहते हैं non profit organizations। जो profit oriented organizations हैं उनका भी जो है वो दुनिया के अंदर जो है पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लें आप, सैमसंग है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, उनकी अपनी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है। एक ख़ास अरेंजमेंट के अंदर लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, कुछ जो है यानी कि वर्चुअली भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग जो हैं वो फिजिकली उनके ऑफिस में बैठ के उनके इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ किस्म के उनके टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। और स्पेसिफिक इनका पर्पस क्या है? अब सैमसंग जो है वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या मोस्टली आपको प्रोडक्ट्स बना के देती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जिसमें आपके मोबाइल फोन्स हो गए, जिसमें आपके लैपटॉप्स हो गए, जिसमें आपके LEDs LCDs, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल जो है वो मौजूद होगा, एंड दीज पीपल विल बी ब्रॉट टुगेदर टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। और पर्पस इसका क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स, और साथ साथ ये कि प्रॉफिट भी जनरेट किया जा सके। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर भी जो है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल होता है, जिनको इकट्ठा किया जाता है उन लोगों को ताकि कुछ स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक टास्क जो है उसको अचीव किया जा सके। फॉर एग्जांपल ईदी फाउंडेशन है, तो ईदी फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं और उनका मेन सोल पर्पस ये होता है कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स 2 और मोर पीपल विद सम म्यूचुअल इंटरेस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 2 या 2 से ज्यादा
लोग मिल के काम कर रहे होते हैं और उनका जो इंटरेस्ट होता है उन लोगों का वो एक जैसा होता है। यानी कि ये इस तरह से नहीं है कि 5 बंदे अगर काम कर रहे हैं तो जी एक बंदा जो है वो उसका कुछ और इंटरेस्ट है, ठीक है, जो दूसरा बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका कोई दूसरा इंटरेस्ट है, जो तीसरा बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका कोई तीसरा इंटरेस्ट है। नो, 5 बंदे काम कर रहे होंगे तो पांचों के पांचों बंदों का म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, यानी कि उनका इंटरेस्ट जो है वो सेम होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली सोशल एंटिटीज। सोशल एंटिटीज का मतलब ये है कि हर वो इदारा, हर वो एंटिटी जो कि सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लें, वो आपकी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, आपकी सोसाइटी से बाहर नहीं होती। आपकी सोसाइटी के अंदर मौजूद जो लोग होते हैं वो इसके साथ लिंक्ड अप होते हैं किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली किस तरह से लिंक्ड अप हो सकते हैं सोसाइटी के लोग आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? भाई जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल के काम कर रही है टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट्स और टू और टू प्रोड्यूस सम सर्विसेज, तो वो डायरेक्टली आपके जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की के अंदर मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपकी यानी कि सोसाइटी के लोग डायरेक्ट इसके साथ भी इन टच होते हैं और सोसाइटी के लोग जो है वो इनडायरेक्टली भी इसके साथ इन टच होते हैं। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट बनाई है, तो प्रोडक्ट मेरे लिए आपके लिए बनाई है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो नहीं हूं, लेकिन ऑब्वियसली उस सोसाइटी के अंदर जरूर एग्जिस्ट कर रहा हूं जिस सोसाइटी के अंदर मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को यूज करना है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को यूज करना है, लिहाजा मैं भी इस सोसाइटी का पार्ट हूं, लिहाजा मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक तरह से इनडायरेक्टली अटैच्ड हूं। फिर सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल ओरिएंटेड, कि जनाब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती जिसका कि कोई मकसद ना हो, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जो कि विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी पर्पस हो। आप बाटा कॉरपोरेशन को देख लें तो बाटा जो है उसका अपना एक गोल है, जाहिर सी बात है उसका गोल ये है कि टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर देयर कस्टमर्स। जूते का काम है उन लोगों का, तो वो एक ख़ास मकसद के लिए जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी, वो फर्म जो है वो बनी है। इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक गोल है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जिसका कि कोई purpose of existence ना हो। Every single organization which exists in today's world has purpose of existence, ठीक है। Emirates एयरलाइन है, that is a very huge, very large organization जिसमें बहुत सारा ह्यूमन वर्क फोर्स जो है उसमें काम कर रहा है। उनका अपना एक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है। उनका क्या पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है भाई? उनका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ये है कि वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें अपने कस्टमर्स को, ठीक है। सेफ जर्नी प्रोवाइड कर सकें अपने कस्टमर्स को। इससे पहले वैसे तो आजकल जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन आपकी जो है वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है, और वो नंबर 1 एयरलाइन इसलिए है क्योंकि वो एक मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 इसलिए है आजकल क्योंकि उसका जो वर्क फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। दे प्रोवाइड यू विद द क्वालिटी सर्विसेज, और उनका जो गोल है उस गोल को वो अचीव कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि ये आपको सोशल एंटिटीज और गोल ओरिएंटेड के बारे में समझ आ गई होगी। ओके जनाब, नेक्स्ट पॉइंट के आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड की जाती है। डिलिबरेटली लफ्ज़ जो है इसका मतलब है जानबूझ के, फॉर सम कॉज, और स्ट्रक्चर मींस के हायरार्की आप इनको कह सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपकी जो कंपनी होती है, आपका जो भी सेटअप कह लें, तो उसके अंदर ना जो ह्यूमन वर्क फोर्स है ना उसकी हायरार्की होती है,
यानी कि टॉप लेवल के ऊपर कुछ मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल के ऊपर कुछ मैनेजर्स होते हैं जो कि टॉप लेवल के मैनेजर्स के साथ डायरेक्टली इन कम्युनिकेशन हो रहे होते हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है डायरेक्टली। जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर्स को बाज़ाब्ता तौर पे डायरेक्टली उनको जवाबदेह होते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स के नीचे जो है वो लो लेवल मैनेजर्स या लाइन मैनेजर्स जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, और लाइन मैनेजर्स जो हैं वो डायरेक्टली अपने जो मैनेजर्स हैं, जो आपके मिडिल मैनेजर्स हैं, मिड लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको जवाबदेह होते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके हेड्स तैनात किए जाते हैं, हेड्स के अंडर फिर मुख्तलिफ किस्म की वर्क फोर्स जो है वो काम कर रही होती है। ये इसका बेसिक पर्पस ये होता है ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क फोर्स है, जो कि आपकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकें। जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे, जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग होंगे वो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे ऑफ योर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो आईटी से रिलेटेड लोग होंगे वो आपकी आईटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे, सेल्स से रिलेटेड जो लोग होंगे वो आपकी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। तो डिलिबरेटली जो है जानबूझ के आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक हायरार्की दी जाती है ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएं, आपकी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज हो जाएं, जो बंदा जिस बंदे के पास जिस किस्म की एक्सपर्टीज है वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सके। फिर ये कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे आर लिंक्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपकी एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टास्क्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म का वर्क फोर्स, मुख्तलिफ किस्म की एक्सपर्टीज के वर्क फोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रही होती है उसे हम कहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम कहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की चीजें। ठीक है, उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, उसके अंदर आपके कस्टमर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ी रहेगी, किसी न किसी तरीके से उसका जो लिंक है वो इस्टेब्लिश्ड रहेगा। जैसे आप देख लें, ईदी फाउंडेशन की हम बात करते हैं तो ईदी फाउंडेशन जब कहीं पे कोई नागहानी सूरत आती है, मैंने अगर उनको किस तरीके से अगर कांटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आई हैव अ मैकेनिज्म, मुझे उनका जो है इमरजेंसी रिस्पांस नंबर जो है वो मुझे मेरे पास मालूम है, तो उसके थ्रू मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा, उनके उस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू मैं उनको आगाह कर पाऊंगा कि भाई फलां लोकेशन के ऊपर जो है वो कुछ नागहानी आफत आ गई है, लिहाजा आप अपनी जो एम्बुलेंसेज हैं उनको रवाना कर दें। तो इस तरह से जो आपकी ईदी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो लोग हैं जो कि उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं उसके साथ लिंक्ड अप हुई हुई है। तो इसी तरीके से जो बेशतर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इसी तरीके से अपनी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो लाजमी तौर पे उनका लिंक जो है वो रहेगा। फिर इसके बाद ये प्री रिक्विजिट्स टू बी एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्री रिक्विजिट को कहते हैं हम लोग, वो क्या कंडीशंस आप कह सकते हैं। ठीक है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं? इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन। कोऑपरेशन किसके बीच में जी? कोऑपरेशन जो आपके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो यूनिट्स हैं, लाइक द सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनकी आपस में कोऑपरेशन होनी चाहिए। नंबर 2, कम्युनिकेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, तो उनकी आपस में जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, विदाउट कम्युनिकेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वक्तन फवक्तन जो है कम्युनिकेशन, देयर शुड बी अ
there should be communication amongst the staff of your organization at every particular level, और आपकी organization के जो departments हैं, जो staff हैं, उनके बीच में cooperation भी होनी चाहिए at every single level. नेक्स्ट देखते हैं जी वर्चुअली और ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अगर आप देख लें दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप उठा के देख लें तो वो क्या करती हैं, दो काम करती हैं. दे कंबाइन द इनपुट्स, उनके पास कुछ इनपुट्स होंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जी बाटा या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्विस कॉरपोरेशन है, ठीक है. वो क्या करती हैं जी, वो अपने रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करती हैं जो कि उनके इनपुट्स कहलाते हैं, और उन इनपुट्स को कंबाइन करने के बाद वो क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस आउटपुट. ठीक है, ये तो बात हो गई जी प्रोडक्शन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की. फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि प्रोडक्ट्स, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं देती हैं आपको, आपको वो वर्चुअल प्रोडक्ट्स जिसको हम सर्विसेज कहते हैं, वो आपको सर्विसेज देती हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग जोंग की बात करते हैं, तो जोंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको कॉलिंग सर्विसेज, 4G सर्विसेज, 3G सर्विसेज और SMS की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं. तो उनके फिर इनपुट्स क्या होंगी, उनकी इनपुट्स जो हैं उनके पास मौजूद टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, उस टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हुए वो आपके लिए आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जो कि सर्विसेज की शक्ल के अंदर होगी. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लें, वो अपने इनपुट्स को जोड़ के, उनको कंबाइन करके, तो आपके लिए प्रोडक्ट्स आउटपुट की शक्ल में या सर्विसेज आउटपुट की शक्ल में आपके लिए प्रोड्यूस करेगी. ये तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है. अब इनपुट्स क्या क्या हो सकती हैं जी, इनपुट आपका रॉ मटेरियल हो सकता है. अब रॉ मटेरियल क्या चीज़ है, रॉ मटेरियल देखें, अब आपका एक प्रोडक्ट अगर बन रहा है, एक जूता अगर बन रहा है, तो जूता बनाने के लिए किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस टाइप के मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. भाई जूता बनाने के लिए आपको जो है ना फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लेदर की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से स्टिचिंग के लिए आपको धागों की ज़रूरत पड़ेगी, इनको कंबाइन करने के लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल आपका ये बेसिकली आपका इनपुट कहलाता है. ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल, कैपिटल मींस पैसा. आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इनपुट पैसे की शक्ल में भी आपको रिक्वायर्ड होती है. उस पैसे को यूज करते हुए आप जो है ना टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, नया इक्विपमेंट ले सकते हैं, नई मशीनरी आप ले सकते हैं. तो वो भी आपका जो है इनपुट की शक्ल है, इनपुट की एक दूसरी शक्ल है. इस तरीके से लेबर एंड नॉलेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क फोर्स है जो कि उस मशीनरी के ऊपर काम कर रही है, प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है, और जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सर्विसेज, तो ये लेबर और ये नॉलेज, ये भी आपका इनपुट्स की एक दूसरी फॉर्म है. तो इनपुट्स यानी कि अगर हम प्रीवियस स्लाइड को देखें तो हमने कहा कि जी तमाम की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनपुट्स को कंबाइन करती हैं. तो इनपुट्स की शक्ल क्या हो सकती है, रॉ मटेरियल की शक्ल हो सकती है, कैपिटल पैसा हो सकता है, जो आपका लेबर है, जो आपका वर्क फोर्स है जो कि मशीन्स के ऊपर काम कर रही हैं, इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रही हैं. कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो लेबर की शक्ल में होंगे. एंड नॉलेज, नॉलेज मीन्स के एक्सपर्टीज कह सकते हैं इसको. ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसको डेवलप करने के लिए आपको रिक्वायर्ड नॉलेज आपको जरूर रिक्वायर्ड होगा. तो वो नॉलेज भी आपका इनपुट की एक फॉर्म है, इनपुट की ही एक एग्जांपल है. और आप इनपुट्स को क्या करते हो, आप अपने रॉ मटेरियल को प्लस कैपिटल प्लस लेबर प्लस नॉलेज, इसको कंबाइन करके आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो आउटपुट्स. तो आउटपुट्स आपकी जो है वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, गुड्स की शक्ल में. ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, पेन है, मार्कर है, प्रिंटर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आपके शूज़ हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं. ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो उनको हम गुड्स कहेंगे. और ऐसे आउटपुट्स जो कि फिजिकल, आप कह लें कि फिजिकल उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, यानी कि वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है, उन तमाम आउटपुट्स को जो कि फिजिकल ना हो उनको हम सर्विसेज कहेंगे. जैसे अब SMS सर्विस है तो SMS सर्विस जो है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. कॉलिंग सर्विस है, ठीक है, आपको सर्विस मिल रही है लेकिन वो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. TCS है, वो आपके लिए जो है आपके पैकेजेस आपको डिलीवर करके देगी. तो वो पैकेज इटसेल्फ जो है वो कोई आउटपुट नहीं है, बल्कि वो जो सर्विस उन्होंने आपको प्रोवाइड की है पॉइंट A से पॉइंट B तक आपके पैकेज को पहुंचाने में जो आपको जो सर्विस प्रोवाइड की है वो आपकी सर्विसेज हैं, वो आपकी उस TCS की या लेपर्ड की या पाकिस्तान पोस्ट की आउटपुट्स हैं.
आई बिलीव कि ये जो आउटपुट और इनपुट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, वाई टू हैव ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो भाई इसका सादा सा आंसर है कि वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट देन इंडिविजुअल्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट्स बनाने में आपकी हेल्प करेगी, रादर देन एज कंपेयर टू डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि अलग-अलग कोई बंदा अगर कुछ काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो वो बहुत इनएफिशिएंट जो है वो तरीके से इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर लोग काम कर रहे होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, एक उनका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, तो उसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर पाएगी। ओके जनाब, मेरा ख्याल है कि आज के इस लेक्चर में इतना काफ़ी है और इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको फिर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई बिलीव कि ये आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो इसके ऊपर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाया करे। फिर उसके बाद ये कि अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इस पर आप कमेंट्स देना चाहें तो आप कमेंट्स दे सकते हैं। काइंडली इस वीडियो को कम्प्लीटली यूट्यूब के ऊपर ही देखें फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को डाउनलोड अगर करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।